Good morning, friends. This is for Standard 12th Supplementary Reader Book, and this is the story we have to read, the third level. So, today we are going to start this story, The Third Level, by Jack Finney. Okay, so this story is based upon the psychoanalytical treatment of the matters. This is a trend, a very new trend in literature, that people start writing on the psychoanalytic pattern of the piece of art. It means writers believe that many things we do due to the complexities in our mental world, due to some problems of life, due to some tensions, unemployment, disease, poverty, war, all these things are the problems of life. Whatever you can imagine, all the problems of life. And they are creating a threat. They are imposing a threat before all the humans. And so, in their own way, all human beings, they try to solve the problems. Sometimes we create psycho world, and in that psycho world we try to get the solution according to our own makings. कहने का मतलब ये कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनुष्य के अंदर की समस्याओं का चित्रण करना, उनको समझने का प्रयास करना आज के ज़माने में लेखन का एक नया क्षेत्र है। ठीक है, मतलब ऐसे जो लेखन होते हैं, वैसे लेखन में आपको मनुष्य के अंदर, उसके मन में जो प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, उलझन है, उनको समझने का प्रयास किया जाता है। तो इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा कि राइटर ने खुद को मेन कैरेक्टर बनाया है, और तब मेन कैरेक्टर बना करके उसने एक ऐसा स्टोरी इमेजिन किया जो ये शो करता है कि कैसे हर आदमी, ऑल ह्यूमन बींग्स, क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड, the world of their own making to satisfy their complexities. मनुष्य अपनी मनोविकारों के चलते, अपने कमजोरियों के चलते, अपने मन के लायक एक दुनिया बना लेता है। वो साइको वर्ल्ड माना जाता है। साइको मनोवैज्ञानिक वर्ल्ड। तो ये ऊपर से जो दुनिया दिखाई पड़ती है, इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस, मोर देन दिस, sometimes we create a world of our own, and in that world we get the things according to our own need and our own endeavor. अपनी आवश्यकताओं, अपने प्रयासों के हिसाब से हम लोग अपनी संतुष्टि उसमें ढूंढते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि पूरा हर आदमी अपने आप को संतुष्ट होते हुए देखना चाहता है। कभी कभी इस दुनिया में संतुष्ट होना मुश्किल होता है, तो आदमी अपने मन का संसार गढ़ लेता है और उसमें वह अपने मन की बातों को परिपूर्ण होते हुए देखता है। इसमें है आपको कि एक रेलगाड़ी जो चलती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टेशन या जंक्शन। तो दो जंक्शन की बात होती है, लेकिन राइटर बोला कि दो जंक्शन तो है, सभी लोगों को लगता है कि देयर आर टू जंक्शंस, उसका नाम इसमें लिखा मिलेगा आपको। तो वो दो जंक्शन के अलावा थर्ड जंक्शन भी है जो सिर्फ राइटर को पता है। तो राइटर अंततः साबित करता है कि वो थर्ड जंक्शन है, थर्ड लेवल है जंक्शन का, बट और किसी व्यक्ति को वो पता नहीं है कि थर्ड लेवल का जंक्शन कहाँ है। तो राइटर ने उसे साबित किया कि वो है। मतलब राइटर क्या है, साइकोसिस है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको मनोरोग है। वो अपनी समस्याओं से भागकर अपने मन के लायक
दूसरी दुनिया में जाकर के वो अपने मन से टाइम को सेट कर लेता है। जैसे आज का मॉडर्न एज है तो नहीं, वो चला जाएगा 19th सेंचुरी में, 1894 की बात करता है और अपने मन से टाइम को इमेजिन करता है और प्लेस पर शिफ्ट हो जाता है। वो इमेजिनरी प्लेस भी गढ़ लेता है अपने मन से और अपने मन के विकारों के हिसाब से वो ख्वाबों में चला जाता है और वहाँ जा कर के ये थर्ड वर्ल्ड की वो कल्पना करता है और अपने से लेटर लिख करके साबित करता है कि वो थर्ड लेवल है, लेकिन थर्ड लेवल है वो नहीं, वो ओनली इमेजिनरी है। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है राइटर के मन में, उसको साबित करने के लिए उसने ऐसा किया। तो ये पूरा स्टोरी जब आप पढ़ोगे इसमें यही बात आपको निकल करके आएगी। द राइटर इज क्रिएटिंग हिज ओन वर्ल्ड एंड इन दैट वर्ल्ड ही इज इमेजिनिंग दैट देयर इज ए थर्ड लेवल which is not possible in the reality. So he goes back into 1894 and plays according to his own will, and there he proves that the third level is present there. So this is the story. This is psychoanalytical story, मनोवैज्ञानिक स्टोरी है, मनोविश्लेषणात्मक तरीके से के आधार पर ये लिखी गई है। ये कहानी ये बहुत ही अच्छी है। सही माने में इंसान जो ऊपर से दिखता है वो होता नहीं है। आज के ज़माने में साइको एनालिटिक स्टोरी का बहुत महत्व है। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है लिखना, समझना भी, बट इट इज़ ट्रूथ ऑफ लाइफ। आज के एज में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन बींग्स आर लूजिंग देयर टेम्परामेंट, losing their control over mind. They are escaping from the reality, from the harsh reality of the world. So they are making the world of their own desire. अपनी दुनिया बनाते हैं, मन ही मन सोचते हैं, तो मन से इमेजिन आदमी कुछ भी कर लेता है। खासकर जो पागल लोग होते हैं, जो मैडनेस आदमी के ऊपर हावी हो जाता है, तो वो क्या है कि वो अपने वर्ल्ड में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो इस वर्ल्ड का उस पर इफेक्ट बहुत कम होता है। सो हम लोग उसको कहे कि वो पागल है, लेकिन कहीं ना कहीं वैसा कैरेक्टर वो अपनी दुनिया में रहता है। तो राइटर इसमें वही थर्ड लेवल की बात करता है जो प्रैक्टिकली है नहीं, वो इमेजिनरी है, लेकिन राइटर उसको साबित करने के लिए यहाँ तक कि प्लेस और टाइम सबको चेंज कर देता है। सो दिस इज़ वेरी फनी बट इट इज़ फुल ऑफ thought provoking, and it is the discussion on the reality of the modern human beings. So the third level we are going to start line by line पढ़ना ये आपके लिए सप्लीमेंट्री रीडिंग है। आप इसको पढ़ें पूरा का पूरा, मैंने बताया उतना ही है। हल्का हल्का रीडिंग करेंगे, कहीं कहीं हाईलाइट करने वाली बात होगी उसको हाईलाइट करेंगे। जैसे पहला, द प्रेसिडेंट्स of the Newark Central and the Newark, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. Ye people will talk that there are only two railway stations. Right? The names have been given: Newark Central and the Newark, New Haven and Hartford railroad. These are only two, but the writer is saying that Newark Central and the Newark is also two different. So there are three stations, writer is saying that, and that is third level. So ये मैंने आपको डिस्कशन किया, शेयर किया इसका थीम कि थर्ड लेवल क्या है। ये जो स्टेशन दिया इसमें कि न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, ये एक हुआ, और न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड ये एक हुआ। स्टेशन का नाम है अलग अलग, रेलवे स्टेशन है। राइटर इज सेइंग दैट एक्सेप्ट दीज टू देयर इज वन ऑल्सो दैट इज न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये भी है एक। सो दैट इज द थर्ड लेवल। व्हाई इज ही सेइंग दिस? वी विल रीड एंड देन वी विल अंडरस्टैंड, बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज I have been on the third level of the Grand Central. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist.
psychiatrist friend of mine among others. Writer had talked to a psychiatrist. Psychiatrist मतलब जो मनोरोगियों का इलाज करता है. ऐसे ऐसा एक दोस्त है इसका जो डॉक्टर है, जो इसका इलाज करता है. उसको इस लेखक ने बताया कि there is a third level also. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream with fulfillment. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, poverty, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into the third level of Grand Central Station. राइटर इज सेइंग, राइटर बोला कि हर आदमी के जीवन में दुख दर्द है, समस्याएं हैं. कौन इससे बचना नहीं चाहता है, एस्केप करना नहीं चाहता है. मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सबको दिखाई नहीं पड़ता है, मुझे दिखाई पड़ता है. लेकिन जब ये बात उसकी वाइफ को मालूम पड़ी तो शी बिकेम वेरी वेरी सैड बिकॉज शी अंडरस्टूड दैट हर हस्बैंड हैड बिकम मैड. देन but that is the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that is a temporary refuge from reality. ये फिलाटली स्टाम्प कलेक्टिंग का जो हैबिट होता है, फिलाटली कहते हैं इसको, तो ये भी आपको एक स्केपिंग है. कुछ भी हैप्पीनेस, कुछ भी जो आप हैबिट डेवलप करते हो या यू मेन काम करते हो जिससे आमदनी होती है, जिससे मान सम्मान मिलता है, इसके अलावा एक हॉबी पालना या कुछ और कुछ करना, ये सब क्या है? एक्चुअली इट इज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. कम्प्लेक्सिटी जो आदमी के मन में रहता है, उसका समाधान करने के लिए वह इस तरह का हैबिट्स पालता है, अपने आप को इंगेज करता है और अपने अंदर की छुपी हुई भावनाओं को, अपने अंदर की कुंठित भावनाओं को वह परिष्कृत रूप प्रदान करता है. तो कुछ भी है, ये स्टाम्प कलेक्टिंग का हैबिट लेखक को है, तो ये भी है क्या है, एक प्रकार का ये रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी. वास्तविकता से भाग करके शरण लेना है, इन चीज़ों, इन कार्यों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रदान करना है, को मूर्त रूप देना है. वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. इनके दादाजी भी ये फिलाटली का काम करते थे, मतलब स्टाम्प कलेक्टिंग हैबिट उनको भी था. द ग्रैंड फादर ऑफ द राइटर इज सेइंग दैट माई ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो ऑफ दिस हैबिट एंड ही वॉज नॉट ए मैड मैन ऑल्दो ही वॉज बींग ट्रीटेड. दिस राइटर वॉज बींग ट्रीटेड अंडर ए साइकियाट्रिस्ट, बट he is accepting that to some extent he may be psychological defect having people, but his grandfather was surely not that. So it is nice collection, 2 blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps to, you know, उसने एग्जाम्पल दिया कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टाम्प कलेक्शन करते थे, और जब कोई टिकट पहला दिन आता है मार्केट में तो उसका पहला इशू कलेक्ट करना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है. तो वो इट इज़ ए नाइस कलेक्शन, 2 blocks of 4 of practically every US. 4 ब्लॉक में खरीद लिया जाता था. इनके दादाजी खरीदते थे, हर US टिकट जो पहली बार इशू होता था उसको खरीद लेते थे. ठीक है. आफ्टर दैट, anyway, here is what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus. ये ग्रैंड सेंट्रल से जाने का प्रयास किया. क्यों? क्योंकि वहाँ सबवे था और वहाँ से जाना, बस से जाने से जल्दी पहुँचना था घर पर, इसलिए उसने वैसा किया. Now I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie. Here the writer is saying about his name that he was called Charlie, 31 years old, and he was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a
fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. राइटर बोला कि वो जा रहा था अपनी बीवी से मिलने, घर पर जा रहा था। वो वही थर्ड लेवल स्टेशन से गुजरा। वहाँ का इस सीन इसमें लिखा है, जो आपको इसमें हिंदी में लिखा हुआ है। यू कैन इजीली रीड दैट। सो ये थर्ड स्टेशन से गुजरा। इसको रियलिटी में लगा कि थर्ड स्टेशन है, और वो है नहीं, एक्चुअली इट इज़ इमेजिनेशन। राइटर बैठा बैठा ख्वाबों में चला गया और उसे थर्ड स्टेशन दिखाई पड़ा। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। वहाँ से 20th सेंचुरी का ट्रेन मिलता है। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू दी सेकेंड लेवल। तो सेकेंड लेवल पर गया, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। वहाँ जाकर के खो गया। दैट इज ईजी टू डू। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। मैं कई बार गया हूँ वहाँ से, लेकिन हमेशा मैं भटक जाता हूँ वहाँ के कॉरिडोर में, डोरवेज में और स्टेयर में। वंस आई गॉट इनटू टनल। एक बार तो मैं सुरंग में घुस गया, टनल में। अबाउट ए लॉन्ग माइल लॉन्ग, 1 मील तक था वो लगभग। केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। 3 blocks यहाँ से दूर मैं एक ऑफिस में निकला, एक बार ये रूजवेल्ट होटल में, और एक बार तो बिल्डिंग में निकला एक ऑफिस में। तो कहने का अर्थ कि ये सब क्या है, ये सोज दीज थिंग्स आर शोइंग दैट राइटर वाज ए साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स हैविंग पीपल। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। तो ग्रैंड सेंट्रल की बात कर रहा है, उसको लगता है कि वो पेड़ की तरह है, उसमें कॉरिडोर और स्टेयर के सब क्या है, वो उसके रूट की तरह है। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये हम लोग पढ़े इसको, और अंत में आपको ये राइटर को एक चिट्ठी मिलती है। जो चिट्ठी क्या है, वो चिट्ठी में लिखा हुआ है कि चलो, वो पुराने ज़माने की बात करता है कि द पेपर इनसाइड, वो नया 1894 का मैटर है। देखिए इसमें लिखा हुआ है भाई कि जुलाई 1894, ये उस दिन का डेट और टिकट सटा हुआ है उस लेटर पर। और उस लेटर में लिखा है कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू। मतलब इस लेटर का जो थीम है वो ये है कि ग्रैंड लेवल थर्ड लेवल जो स्टेशन है वो है सही माने में। तो एक्चुअली वो लेटर भेजने वाला उसको दोस्त है इसका, जो इसका साइकियाट्रिस्ट है, जो इलाज भी करता है। तो वो लेटर इसने लिखा, खुद अपने हाथ से लिख दिया चार्ली ने लेटर। क्यों? बिकॉज इट वाज द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन मेकिंग। अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, अपने वर्ल्ड को सही साबित करने के लिए इसने वो लेटर लिखा और अपने मन को संतुष्ट किया कि वो थर्ड लेवल है और उसको खोजना चाहिए। ठीक। सो आफ्टर दैट दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर। तो एक्चुअली आप क्या पाते हो इस चैप्टर में कि वो राइटर क्या है, वो साइकियाट्रिस्ट के अंदर है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। सैम उसका दोस्त है, चार्ली राइटर का नाम है। तो वो थर्ड लेवल वो स्टेशन है नहीं। एक्चुअली राइटर इज फीलिंग दैट इज रियलिटी विच इज नॉट इन रियल। तो ये रियल में नहीं है, लेकिन राइटर को लगता है कि रियल में है। तो पूरा में आपको स्टोरी में यही थीम मिलता है कि ये साइकियाट्रिस्ट के यहाँ इलाज है इसका, तो मनोरोगी है, ये इमेजिनेशन में चला गया और इमेजिनेशन में जा कर के इसने सैम के द्वारा लिखा गया लेटर प्रस्तुत किया, जिस लेटर से साबित हुआ कि जो कह रहा है कि थर्ड लेवल स्टेशन में है तो वो है, एक्चुअली वो है नहीं कहीं। तो ये मनोरोगी किस तरह का होता है आदमी, क्या वो वस्तु स्थिति से हट करके कैसे सोचता है, कैसे अपने मन का संसार बना लेता है। तो ये पागलपन का संसार कैसा है, कैसे अपना आदमी दुनिया बना लेता है। लुइसा उसकी बीवी है जो उसके सिग्नेचर से परेशान हो जाती है। तो ये सब कुछ है। वो 1894 में पहुंच जाता है और वहाँ जा कर के वो उस समय के ज़माने का
पैसा निकालता है ताकि वहाँ से उसको टिकट लेना है, हालांकि दोबारा वहाँ वो नहीं गया। तो ये इतना कुछ मैंने आपको बताया, ये आपको थीम है चैप्टर का। इसका हिंदी मीनिंग भी इसमें लिखा है, यू विल रीड दैट। देन माई एम इज टू रीड द क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर को देखते हैं हम। द थर्ड लेवल रिफर्स टू, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू? थर्ड लेवल क्या है? तो ये थर्ड लेवल आपको रेफर करता है, इसका आंसर ये दिया है। द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सब वे ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक थर्ड लेवल एक दूसरा स्टेशन है, ये जिसकी बात तो करता है राइटर, जो इमेजिनरी है, एक्चुअली ये है नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? नो, ही विल नेवर गो देयर। आई थिंक दैट वॉज हिज इमेजिनेशन, सो ही वुड नेवर गो देयर। वो जो थर्ड लेवल पर टिकट खरीदने जाएगा वो कभी नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज ओनली इमेजिनरी। देन कम हियर, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? यस, द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली because he was a sick person, mentally sick. A person resorts to escapism. मनुष्य हकीकत से भागता है। He finds it hard to face the reality of life like anxiety, fear and war. Actually there was no third level at all. It was merely a psychological shift in time and space. वो ये इमेजिनरी है। मनुष्य जैसे पागल इमेजिन कर लेता है वर्ल्ड, उस तरह से लेखक ने, चार्ली ने ये इमेजिन कर लिया कि ऐसा है। एक्चुअली दिस इज द कैरेक्टर विच इज द प्रूफ दैट ही इज फ्लीइंग अवे, भाग रहा है फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। देन दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? चार्ली के लेटर से आप क्या निकालते हो? सैम इज ए कैरेक्टर इन पास्ट। सैम क्या है? पास्ट का एक कैरेक्टर है। द लेटर रोट बाई हिम टू चार्ली वॉज एक्चुअली रिटन बाई चार्ली हिमसेल्फ। चार्ली ने ही खुद उसको लिखा था। सैम इज नॉट ए रियल कैरेक्टर, ही इज ओनली एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली इन हिज ओन वर्ल्ड वेयर ही ऑफन एस्केप्स। वो चार्ली, वो क्या है? सैम अपना कैरेक्टर बना लिया, वो इमेजिनरी बना लिया, वो दुनिया में उसका इलाज हो रहा है, लेकिन वो सैम एक कैरेक्टर ऐसा बना लिया जिससे वो सोचता है कि वो कैरेक्टर है और उसके लिए लेटर लिखा। तो लेटर क्या लिखा? राइटर ने लेटर खुद लिख दिया अपने नाम से और प्रूफ करने का प्रयास किया कि वो सही है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? ये modern world is full of insecurity, fear, war and stress. We want to escape them by using defense mechanism. ये defense mechanism वाला वर्ड जो है, ये आपको मेन वर्ड है डिफेंस मैकेनिज्म। ये तो ये डिफेंस मैकेनिज्म इंसान खोज लेता है, मन उसका। तो ये जो प्रॉब्लम्स हो जाता है, जो आदमी पागल हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है उसको, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म है। आदमी का माइंड जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है, अपना इमेजिनरी थिंग्स को सामने खड़ा कर लेता है, जिसको रियल महसूस करता है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मैडमैन, एंड दिस इज एक्चुअली द वे थ्रू विच ए पर्सन प्रोवाइड्स पैसेज फॉर हिज इमोशंस। One goes in the unreal world of imagination, forgetting harsh realities. Everyone escapes in his own way. Psychology defines them in detail. Psychology में इसको डिटेल से पढ़ना होता है। Now this question number 4. Do you see an intersection of time and space in the story? Yes, we find an intersection of time and space in the story. The narrator moves from the present to the past. Past का मैटर है। He sees the date of 1894 on newspaper. Shift is also in place. He reaches Galesburg, Illinois. The shift of time and place is psychological. It is imaginary. It is not actually. Then apparent illogical
illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection. Discuss, कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जो आदमी इमेजिनेशन करता है वो फ्यूचर में पूरा होता है। तो ये है कि आवर अनकॉन्शस माइंड, व्यक्ति के अंदर अनकॉन्शस माइंड होता है, जो हम बोलते हैं लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शसनेस, एंड मेनी थिंग्स आर इन आवर अनकॉन्शस माइंड, वी फील, we do that, but we don't share it with others, so that is called the matter of unconscious mind, consciousness और unconsciousness। जैसे सपने में बहुत कुछ इंसान देखता है तो वो that comes from unconscious mind, has a remarkable capacity to manipulate things। तो unconscious mind has also got remarkable capacity to manipulate things। We sometimes do such things motives of which are completely unknown even to us। Our behavior may seem to be quite illogical, हमारा बिहेवियर अतार्किक मालूम हो सकता है, अनरीजनेबल, बट दिस हैपेंस, और इसके विषय में बहुत कुछ अभी शोध होना बाकी है। सो हाउएवर इट मे सजेस्ट सम फ्यूचरिस्टिक इवेंट, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। Sometimes we observe what is it to be done in future, but our unconscious mind may interpret it in some other way. Sometimes we think about, we imagine about future things also, and they are seen through our unconscious mind in our dreams, in our imagination। कभी कभी सुनते हैं कोई आदमी बोल दिया भविष्य के विषय में कि ऐसा होगा और ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज unconscious mind had got some informations which is not possible in our consciousness। So philately helps keep the past alive, ये टिकट वगैरह संग्रह करने की आदत। Discuss other ways in which this is done। What do you think of the human tendency to constantly move between the past and present and the future? Philately is a hobby of ticket collecting, okay? It keeps our past alive। पुराने ज़माने का टिकट रखे सामने में, इससे हमारा पास्ट हमारे सामने जीवंत रहता है, दैट इज अलाइव। देयर आर स्टिल सम मोर वेज इन विच वी कैन कीप आवर पास्ट अलाइव। म्यूजियम्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड एंशियंट बुक्स कीप आवर पास्ट अलाइव। ह्यूमन बींग्स हैज ए टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। मनुष्य वर्तमान, भूत और भविष्य में घूमता रहता है। This is a psychological phenomena। We live in a present, but our mind can go years back through memory of the past. Future is seen through our hopes। This shoot from present to past and then back to present is called stream of consciousness। Okay, so ये psychoanalytical discussion is found in stream of consciousness writing। stream of consciousness है ये, मतलब जो अनकॉन्शियस की बात है वो भी हमें ध्यान देना चाहिए उस पर, नहीं तो अदरवाइज वी विल गेट प्रॉब्लम्स। व्हाई पीपल बिकम मैड? समटाइम्स वी डोंट फील, बट इट इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। सो अंडर द कैटेगरी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वी स्टडी ऑल दीज थिंग्स। यू हैव रेड एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर इन हॉर्नबिल, क्लास 11th। कंपेयर द इंटरव्यूइंग ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी इन द टू स्टोरीज। ये कंपेयर करना है आपको, जो हॉर्नबिल में पढ़े थे 11th में, उससे। द लेसन एडवेंचर इज रिटन बाय जयंत नार्लिकर। ही डिस्क्राइब्स दैट ए सिंगल इवेंट इफ हैपेंड डिफरेंटली इन द पास्ट कुड चेंज द कोर्स ऑफ वर्ल्ड। एक्चुअली द प्रोटागोनिस्ट इन द स्टोरी इज ए हिस्टोरियन। प्रोटागोनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर, वो हिस्टोरियन था। ही मूव्स बैक टू द टाइम ऑफ द वॉर between the Marathas and Abdali, in which Marathas were defeated and events happened as we see today। The historians goes back to the time of war and supposing that Marathas won the battle, experiences a different world। In the third level, the writer escapes from the present and experiences a different cozy world of Galesburg in 1894। वो आरामदायक दुनिया 1894 में गेल्सबर्ग के में पहुंच जाता है। तो ये समानता है आपको एडवेंचर चैप्टर से। सो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इसको। ये आपका यहाँ चैप्टर ही फिनिश हुआ। सो आई हैव कंप्लीटेड दैट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग पुट इट इन द बॉक्स ऑफ कमेंट
From there I will get your idea, and according to that I will supply your needs. So please comment, please subscribe, share and like. Thank you for viewing. Have a nice day.